जब बारिश तेज हो गई तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, पानी हर जगह ही भरा हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट की और एमसीडी की सबकी पोल खुल गई है। जल भराव हो रहा है, निकलने की जगह नहीं है यहाँ से। कोई खड्डा हो, अंदर खड्डे में कोई चला जाए, फिर क्या करेंगे? पानी को पार करना हो सकता है, हम इसमें गिर भी सकते हैं। ये हर बार की बारिश में ऐसा ही होता है। पैदल चलने वाले का जीना आराम हो गया है। नाले 10-10 फुट गहरे हैं, लेकिन सारे बंद पड़े हैं नाले। मॉनसून की बारिश ने एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। 3 दिन की बारिश से दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। पानी निकलने का बेहतर इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों को एक बार फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? जब आसमान से गिरी बारिश की बूंदें, पानी पानी हो गया पूरा उत्तर भारत। थम गई देश की राजधानी की रफ्तार। आईटीओ, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, गांधीनगर, नोएडा मोड़, पटपड़गंज, साउथ एक्सटेंशन, मुनीरका, धौला कुआं समेत कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में जहां जहां नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। गली मोहल्लों की तो बात छोड़िए, शहर की मेन सड़कें तालाब नजर आ रही थीं। हर रास्ता, हर सड़क पानी में डूब गई। जनता बेहाल थी और इस मुश्किल के जिम्मेदार नदारद। एमसीडी और दिल्ली सरकार की सियासी दुश्मनी एक बार फिर सामने आ गई। एक और जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि इस बार दिल्ली के हालात बेहतर हैं क्योंकि दिल्ली में एएपी की सरकार है। वहीं उनके सहयोगी आशीष खेतान ने कहा कि दिल्ली की इस बदहाली की जिम्मेदार एमसीडी है और एमसीडी पर बीजेपी का राज है। पिछले 36 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और दखल दे रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी कम जल भराव है। हम हालात सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि एमसीडी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो एमसीडी की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था और एमसीडी को जो अपनी सड़कों पे जो काम करना चाहिए था, बीजेपी शासित एमसीडी ने एक बार फिर मतलब अपना वही एक बिगड़ा हुआ चेहरा, एक करप्ट चेहरा दिखाया है। IBN 7 ने ठाना कि वो बारिश से बेहाल दिल्ली की हर तस्वीर, हर हकीकत सामने लाएगा और हमारे रिपोर्टरों ने दिल्ली के कई इलाकों में जाकर सरकारी बदइंतजामी का जायजा लिया। लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस मुसीबत का जिम्मेदार कौन है। पीसीआर वैन आ रही है, पुलिस की गाड़ी है, थाना भी यहीं पे है और पीसीआर वैन के पहिए जितने डूबे हुए हैं, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर पानी कितना लगता है। ये हालात पिछले 3 दिनों से ऐसे ही बने हुए हैं यहाँ पे और कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो इसी तकलीफ से होकर यहाँ से गुजरती है। ये जी अक्सर लगा ही रहता है पानी, तो यहाँ पर ये जो पानी है इसका कोई निकास है नहीं यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूटी टाइम में। कोई आया अपना ड्यूटी के टाइम में तैयार हो के आया, आप पैंट उतारो, जूता उतारो, गरीब आदमी तो ऐसे ही आ सकता है। उसके पास ये नहीं है कि 30 रुपए दे के रिक्शा से जाए और 30 रुपए दे के आए। 60 रुपए कहाँ जो रोज देगा। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक कल दिल्ली में सबसे ज्यादा सीजन की बारिश हुई है। उसके कारण देखिए क्या नजारा है पीछे। ये पूरा पानी यहाँ भर गया है, घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों को अपने ऑटो, अपनी गाड़ियां धक्के मार के निकाल के लाना पड़ रहा है। नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है और जो लोग पैदल हैं उनके लिए तो नामुमकिन है इस रास्ते को क्रॉस करना। बारिश के बाद अब आपको दिखाते हैं आईएसबीटी के इलाके की तस्वीर, जहां पे अभी हम खड़े हैं। ये रास्ता सीधा जाता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन स्टेशन से पहले ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग है, पानी इकट्ठा हुआ है और लोग इसी पानी से होते हुए गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी सड़क के दूसरी तरफ, पानी इकट्ठा है जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आ पा रही। ऑटो जो यहाँ से आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, उनमें पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से ऑटो खराब हो चुके हैं, सवारी अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन
ऐसे में ही अब जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो इसी पानी से होते हुए अपने ऑटो को निकाल रहे हैं। परेशानियाँ तमाम है। आप बताइए, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और देख रहे हैं पार करना है। कोई ऑटो कोई बस इधर से जब मिल रही है आपको जाने के लिए? नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिल रहा। जरा सी बारिश शुरू हुई नहीं कि दिल्ली में जगह जगह जल भराव होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर इस वक्त हम गांधीनगर इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो पानी है इकट्ठा हो गया है। सड़क और यहाँ पर नाली में कोई यहाँ पर अंतर नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर नाली से यहाँ पर पानी बह रहा है, सड़कों पर बह रहा है। और ये अभी केवल बारिश के हाल है। इसके बाद क्या हाल होगा यहाँ पर जब ये गंदा पानी इकट्ठा यहाँ पर रहेगा और जो यहाँ पर कितनी भयावह स्थिति होगी यहाँ पर, इसका अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये हालात हैं पड़पड़गंज के, उस इलाके के जहाँ पे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उनकी ये विधानसभा सीट है। जो गाड़ियों के पहिए हैं वो आधे डूबे हुए हैं और पिछले 2 दिनों से यही हालात है। ऐसे में चिंता इस बात की कि अगर 3 दिनों तक यानी मंगलवार तक अगर ये बारिश होती है तो इस इलाके का क्या हाल होगा। अगर आप यहाँ पर नजर डालें तो ये कोई तालाब नहीं है बल्कि मुख्य सड़क है जो दिल्ली के पास सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके की है यहाँ पर। और पानी की बारिश हुई नहीं यहाँ पर और पूरी की पूरी जो सड़कें हैं वो यहाँ पर भर गई हैं पानी की। यहाँ पर निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो बहुत सारी परेशानी हो रही है, मतलब आने जाने लोगों को बहुत कठिन, मतलब पैदल जाना पड़ रहा है, तो भीग जा रहे बारिश में। बारिश से बेहाल दिल्ली और एनसीआर की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हर साल जब भी भारी बारिश होती है दिल्ली एनसीआर थम जाता है। हर बार नेताओं के बयान आते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर बारिश आते ही उनके दावे यूं ही बह जाते हैं। जागृति चंद्रा और ब्रजेश तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। वैसे दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन से जमकर तबाही मची है। हम आपको बताते हैं कहां पर कितनी बारिश हुई है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कटरा में 89.6 मिलीमीटर, पहलगांव में 17.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भूस्खलन का खतरा देखते हुए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी फिलहाल बंद करना पड़ा है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम की यात्रा को रोका गया है। उत्तराखंड के पंतनगर में 32 मिलीमीटर, अल्मोड़ा में 19.6 मिलीमीटर, मसूरी में 19 मिलीमीटर और उत्तरकाशी में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरीके से अगर हम एक और पहाड़ी राज्य यानी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी इलाकेवार हम आपको बताएंगे कहां पर कितनी बारिश हुई है। मनाली की बात करते हैं 24.6 मिलीमीटर, शिमला की बात करें 30.9 मिलीमीटर और सोलन में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों की बात भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर इलाहाबाद में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं लखनऊ में 77 मिलीमीटर, वाराणसी में 55 और शाहजहांपुर में 137.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहां पर हरियाणा की बात कर लेते हैं। गुड़गांव में 49 मिलीमीटर, करनाल में 48 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरीके से पंजाब की बात करते हैं। अमृतसर में 42.8 मिलीमीटर और पटियाला में 36.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो भारी बारिश की वजह से होने वाले हादसों में उत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। पहाड़ पर सड़क बहने की यह तस्वीर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर गंगोत्री हाईवे से गुजरने वाले धरासू जोगत मार्ग की। तकरीबन 200 मीटर सड़क का हिस्सा भारी बारिश की वजह से बह गया। इस वजह से 40 गांव के लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। भूस्खलन की वजह से पास के MB2 जल विद्युत परियोजना का पावर हाउस भी खतरे में है। देहरादून में एक रेस्तरां गिरने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। उधर गंगोत्री और यमुनोत्री का मार्ग कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा दोनों ही रास्तों पर रोक दी गई। पहलगाम और बाल्टल बेस कैंप में यात्रियों को रास्ते में ही रोक लिया गया। प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होते ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। इस बीच अनंतनाग जिले में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग लापता हैं। गांदरबल में एक सड़क हादसे में 5 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए। रामबन में जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा।
हम अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं और बारिश की वजह से इन्होंने मतलब हमारी बस रोक दी है। ये कह रहे हैं जब रास्ता खुलेगा तब आप लोग जा सकते हैं आगे। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश की वजह से होने वाले हादसों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी के सीतापुर में मकान ढहने से 10 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बदायूं में दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। बरेली में 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद में बाउंड्री वॉल गिरने से दुधमुहे बच्चे की मौत हो गई। अलीगढ़ में भी 3 बच्चों की मौत हुई। ऊपर वाली बिल्डिंग का जो दूसरी मंजिल पर लेंटर था वो गिरा, फिर उसके बाद में वो फर्स्ट मंजिल पर आया वो गिरा, और उसमें ये 3 बच्चे जो अभी मेडिकल वहाँ से निकाल के बड़ी मुश्किलों से 2 घंटे की मेहनत की मुशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया, और उसके बाद जो है वो यहाँ मेडिकल में उनको डॉक्टरों ने एक्सपायर कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्टेशन चौक से तुलसी गांव के बीच 1 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत के लिए 36 लाख रुपए खर्च किए थे। बरसात होते ही इस सड़क की पोल खुल गई। 15 दिन के भीतर ही सड़क गड्ढे में बदल गई। पूरा उत्तर भारत पानी की वजह से त्राहिमाम कर रहा है, मगर राहत नहीं मिल रही। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली। बारिश लगातार जारी है और हमें जो सूचना मिली है उसके हिसाब से अमरनाथ जी यात्रा और चारधाम यात्रा को इसी में रोका गया है खराब मौसम की वजह से। अभी जो सिचुएशन है वो इसी इलाके के लिए काफी सेंसिटिव है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में मानसून लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाला है। ऐसे में सरकारें अगर जल्द खुद को दिक्कतों से निपटने के लिए तैयार कर लें तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बारिश से परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। केंद्र सरकार का कहना है कि अच्छी बारिश के बाद यह आशंका भी खत्म होती जा रही है कि इस साल मानसून कमजोर रहेगा। ऐसे में राहत की सांस लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 8 से 10% की विकास दर पाना मुश्किल नहीं है। And therefore, with the reform process ongoing, with some more significant changes like GST in the pipeline, increased infrastructural spending this year, emphasis on smart cities, when all these initiatives get down to the field, then India's aspiration to cross that 8% hub and get on to the 8 to 10% growth targets may be something which is not completely out of sight, something which may be eminently achievable. बढ़ते आगे, खबर दिल्ली में मासूम से दरिंदगी की। दिल्ली के आश्रम इलाके में एक नामी गिरामी पिज्जा कंपनी के डिलीवरी बॉय पर 4 साल की मासूम के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोप है कि पिज्जा की डिलीवरी के बाद आरोपी ने बच्ची के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिज्जा का नाम सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। पिज्जा का ऑर्डर करते ही बच्चे डिलीवरी बॉय का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन दक्षिणी दिल्ली के आश्रम में डिलीवरी बॉय ने एक मासूम के साथ जो दरिंदगी की, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरोप है कि पिज्जा डिलीवरी करने आए शख्स ने 4 साल की उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्ची थी, वो सेकंड पे आ रही थी। सेकंड की लाइट बंद करके उसने छेड़खानी की बच्ची के साथ। वो जब जोर से चिल्लाई तो हमने ऊपर से आवाज दी, कौन है, क्या हो गया। बस एकदम से वो भाग गया, नीचे उतर के वो रोती हुई आई और चिपट गई। पुलिस के मुताबिक पिज्जा डिलीवरी बॉय सोसाइटी के एक फ्लैट में पिज्जा पहुंचाने आया था। जब वो लौटने लगा तो उसे सीढ़ियों पर 4 साल की बच्ची खेलती हुई मिली। इसी दौरान बच्ची को अकेला देख डिलीवरी बॉय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची ने इस बात की जानकारी बाद में अपने परिवार को दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स दिल्ली के अंबेडकर नगर में रहता है। दिल्ली की यह घटना एक चेतावनी है। हम ये नहीं कहते कि डिलीवरी देने आपके घर आया हर शख्स बुरा होता है। हम ये भी नहीं कहते कि हर डिलीवरी बॉय को आप शक की निगाह से देखें, लेकिन ये जरूर है कि आप अपने बच्चों पर नजर जरूर रखें, उनका ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आगे बढ़ते हैं, बात आसाराम बापू कांड के गवाह की। आसाराम कांड के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस भी मान रही है कि हो सकता है कि हत्या के पीछे आसाराम के समर्थक हो, और इस केस में अब तक 2 लोग मारे जा चुके हैं। 9 गवाहों पर जानलेवा हमला हुआ है, और खास बात यह है कि अब तक किसी गवाह के हमलावरों का सुराग नहीं मिल पाया है। आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वालों में से एक कृपाल को मौत की नींद सुला दिया गया। शाहजहांपुर में हुए गोलीकांड में जख्मी कृपाल सिंह ने बरेली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
शुक्रवार की शाम कृपाल सिंह पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था। कृपाल मोटरसाइकिल पर थे और हमलावर कार में सवार थे, जिन्होंने बेहद नजदीक से कृपाल पर गोलियां दागी। वो गोलियां कृपाल के पीठ पर लगी और उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कृपाल को बरेली रेफर कर दिया गया। कृपाल को गोली लगने के बाद लकवा मार गया था। कृपाल की मौत के बाद अब परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। डेथ डिक्लेयर इन्होंने अभी हमारे आने के बाद जब हमने बोला कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जब इन्होंने डिक्लेयर किया है। नहीं तो ये तो कह रहे थे कि देखेंगे प्लस हो सकता है, प्लस चल जाए। हम चाहते हैं इसमें सीबीआई से जांच हो। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? इसका सबको पता है किसका हाथ है। कृपाल सिंह उस परिवहन कंपनी में कर्मचारी हैं जिसके मालिक की बेटी ने आसाराम पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि आसाराम के गुर्गे उनके सारे गवाहों पर एक के बाद एक हमले करा रहे हैं। में गवाह उसके आदमियों ने, उसके गुर्गों ने से धमकी दी थी, अगर तूने गवाही दी तो हम तुझे गोली मार देंगे। तो निश्चित तौर पे आसाराम के लोगों ने गोली मरवाई है? हाँ, निश्चित रूप से। किसने गोली मरवाई है? आसाराम ने मरवाई, उसके आदमी ने मारी है। अब तक हमलावर पुलिस के कब्जे से दूर हैं, उनकी तलाश जारी है। पुलिस को भी शक है कि हत्या के पीछे आसाराम के समर्थक हो सकते हैं। कृपाल पर हमला किसने किया, हमला किसके इशारे पर किया गया, इसका पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं। हाँ, इन्होंने जो 3 लोगों के नाम बताए हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आसाराम के गुर्गे बताए जा रहे हैं, बताया जाता है। हाँ, ये बता रहे हैं कि आसाराम के केस में ये मुख्य गवाह थे, उन्हीं के ऊपर शक है इनका जो है। उन्होंने 3 नाम बताए हैं, इन्होंने उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आसाराम के प्रवक्ता इस हमले को साजिश नहीं बल्कि इत्तेफाक करार दे रहे हैं। देखिए, हमने बहुत पहले से ये रिक्वेस्ट डाला है सेशन कोर्ट में। 20 सितंबर 2014 को हमने रिक्वेस्ट डाला था कि सभी विटनेसेस को सिक्योरिटी देनी चाहिए, और हमारी ये डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी विटनेसेस, जितने भी विटनेसेस हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, प्रत्यक्ष परोक्ष, जितने भी विटनेसेस हैं, उनको हाई लेवल का सिक्योरिटी मिले। अगर कैमरा की जरूरत है तो उनके घर पर या ऑफिशियल प्लेसेस पर उनके कैमरा भी लगा दिया जाए। बेशक आसाराम जेल में हो, लेकिन गवाहों पर चलती गोलियां यह इशारा जरूर करती हैं कि कहीं न कहीं इस खूनी खेल के पीछे खुद आसाराम तो नहीं। जिस व्यक्ति को ईश्वर समझकर पूजा, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला खुद मौत के आगोश में सो गया। अब सवाल ये उठता है कि कब बंद होगा मौत का ये कुआं और कब रुकेगा आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों की मौत का सिलसिला। अपने सहयोगी सौरभ और कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, शाहजहांपुर, IBN 7। बढ़ते आगे, अब खबर बिहार से। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि एनडीए को भी अपने सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जहां जनता परिवार की ओर से नीतीश कुमार को नेता घोषित किया गया है, तो एनडीए इसमें देरी क्यों कर रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी आलोक वर्मा ने। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले अभिनेता और भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जानते हैं कि बिहार विधानसभा का मतलब क्या होता है। सर, आपने आज सुबह ये बताया है कि विधान परिषद के चुनाव परिणामों से बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्या? इसलिए कि हमारी निगाहें अभी कहीं और हैं। ये चुनाव जो है, जो नतीजे सामने आए हैं, उत्साहवर्धक है। ऐसी बात नहीं कि खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन अब इस उत्साहवर्धक खबर के बाद और क्या, हमें आगे देखना, हमारी निगाह आगे लगी हुई है। सर, अगर एनडीए की सरकार आती है बिहार में, तो आपकी नजर में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी ये सवाल करके भटकने और भटकाने की स्थिति से हम बाहर आ जाए तो यही बेहतर होगा, क्योंकि अब थोड़ी देर हो चुकी है। हालांकि मैं मानता हूं जो आपके सवाल के पीछे जो एक सवाल और है कि लोग जानना चाहते हैं कि हमारा सिपा सालार कौन है। अगर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, ये लोग जानना चाहेंगे। मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व ने आज ऐसा फैसला किया है कि आज हम देश के बहुत ही नामी गिरामी, बहुत ही काबिल, रेस्पेक्टेबल, एक्सेप्टेबल, एबल, डैशिंग, डायनेमिक, एक्शन हीरो, दबंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी लोकप्रियता है और उनके अंदर लोगों को एकजुट बांध कर रखने की क्षमता है। लेकिन हाँ, सिपा सालार कोई हो जाए या हो जाता तो और बेहतर होता, सोने पे सुहागा होते। लेकिन फिर मैं ऐसी कोई बात करके
पार्टी को उलझाना नहीं चाहता हूं, अपने लोगों को या इस सिचुएशन को मेसी नहीं करना चाहता हूं। ये थे अभिनेता और भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। कैमरा पर्सन अश्वनी कुमार के साथ आलोक वर्मा, पटना, IVN7। आगे बढ़ते हैं। अजिंक्य रहाणे अपनी पहली सीरीज में ही जीत हासिल करके इस साल ट्रॉफी जीतने के सूखे को खत्म करने में कामयाब हुए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने रनों से जीत हासिल की है और 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। और इसी के साथ टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज पर कब्जा जमा लिया। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे की टीम भारत से मिले 272 रनों के लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और पूरी टीम 209 रनों पर ऑल आउट हो गई। साल 2015 में भारत ने अपनी पहली सीरीज जीत हासिल की। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वियन बल्लेबाजों को बांधे रखा और उन्हें रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने सबसे शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। Ajinkya Rahane was on screen. इससे पहले हरारे वनडे में टॉस हारने के बावजूद टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ने धीमी लेकिन सदी हुई शुरुआत की। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 73 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद पहले मैच में नाकाम होने वाले नियमित टेस्ट ओपनर मुरली विजय ने भी अर्धशतक लगाया। विजय को इसके लिए 81 गेंद खेलनी पड़ी। 26वें ओवर में आखिरकार जिम्बाब्वे को पहली कामयाबी रहाणे के विकेट के तौर पे मिली, लेकिन तब तक ओपनिंग जोड़ी ने 112 रनों का ठोस आधार तैयार कर दिया था। इसके बाद पहले वनडे के हीरो रहे अंबाती रायडू और स्टुअर्ट बिनी ने मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। पहले 10 ओवर में बिना विकेट के 39 रन बनाने वाली टीम इंडिया ने 11वें से 40वें ओवर के बीच में 155 रन बनाए, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आखिरी 10 ओवर में टीम ने तेजी से 6 विकेट गंवाए और सिर्फ 77 रन ही जोड़ पाए। बावजूद इसके जिम्बाब्वे के लिए 272 रन का लक्ष्य बेहद मुश्किल साबित हुआ। अभिनव राव, दिल्ली, IVN7। तो इंडिया 9 बजे में फिलहाल